बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट 4 है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंतर्गत डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री के ही एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए। अभी तक हम ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p क्या होता है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y क्या होता है, जिसमें हम लैग्रांजेस इक्वेशन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह भी बात ख्याल रखिएगा कि हम आप सभी को मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x क्या होता है। एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समराइज करने के लिए कोशिश करते हैं। दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। P इज इक्वल टू अगर f ऑफ x कामा y के रूप में एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, या फिर हम कहें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया गया है जिसे हम कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि यह जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है यह सॉल्वेबल फॉर P है। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा समझने का प्रयास करते हुए चलिए। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, y इज इक्वल टू f ऑफ x कामा p के फॉर्म में है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम दिया गया है और उसे हम कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर दें कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन बना दे जो कि x और p का फंक्शन बन जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वह सॉल्वेबल फॉर y है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा केस बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली आपसे बुक में तो यह बोला जाता है कि अगर ऐसे कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हम रिड्यूस्ड कर दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि वह सॉल्वेबल फॉर y है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और उसे अगर हम फंक्शन ऑफ p के लिए बना दें, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि यह हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यह हमारे पास होता है सॉल्वेबल फॉर y। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिए। और इसके बाद एक हमारे पास केस आता है जिसे हम कहते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन, और उस केस में हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास आप सब अगर देखेंगे तो यहां पर जो सॉल्वेबल फॉर p वाला लेक्चर मैं आप सभी को प्रोवाइड किया था वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे एग्जांपल। और अगर आप सॉल्वेबल फॉर y के लिए वीडियोस देखेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम उपयोग करते हैं सॉल्व करने के लिए, यह बात हमेशा ध्यान में रखो। अब चलो यहां पर एक छोटा सा और केस यहां पर बनता है, फिलहाल अभी हम आगे चलकर लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। एक और केस अब हमारे पास आता है, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू f ऑफ y कामा p का केस बन जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को x इज इक्वल टू f ऑफ y कामा p का एक फंक्शन बना देते हैं, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि यह जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है यह होगा सॉल्वेबल फॉर x। ठीक है, और इसी के बारे में हम इस लेक्चर में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है। 2-3 एग्जांपल्स को भी देखेंगे, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और सवाल उठता है काफी सारे बच्चों के मन में कि सर अगर हमारे पास p इज इक्वल टू f ऑफ x कामा y का एक फंक्शन बन गया है या फिर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, तो क्या उसे हम केवल p की सहायता से ही सॉल्व कर सकते हैं? क्या उसे हम y की सहायता से या x की सहायता से नहीं सॉल्व कर सकते? तो देखो बच्चों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो केवल एक ही मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि हर एक क्वेश्चन कई मेथड से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर p का केस बन रहा है तो उसे x और y की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में अपने समय को बचाना होता है।
ठीक है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन इसी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारा समय बचेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तब तक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आप एक्सपेरिमेंट मत करिए। आपको जो भी प्रोसीजर पता है उसी प्रोसीजर की सहायता से एग्जाम में सॉल्व करिएगा, ठीक है। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर आप लोगों को जैसे P वाला फॉर्म है तो Y के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, X के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे Y का है तो P के लिए भी X के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन की कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाए, उसमें जो हमारे पास उसकी जटिलता जो होगी वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन है। ओके, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब चलो हम बात करते हैं कि सॉल्वेबल फॉर X के लिए क्या केस बनता है। चलो अब यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be solvable for x, ठीक है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be, यहाँ पर आ नहीं रहा है, चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ही मैं करता हूँ, ठीक है। solvable for x if it can be expressed as if it can be expressed as, अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y कामा p के फॉर्म में अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे कि वह सॉल्वेबल फॉर x है, ठीक है। अब इसे हम कैसे प्रोसेस करते हुए सॉल्व करेंगे इसके लिए हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x है ऑलरेडी है तो y के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो जब हम y के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, dx अपॉन में dy मिल जाएगा, ठीक है। dx अपॉन में dy मिलेगा और यह क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके लिए हम बात करते हैं तो यहां पर भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ही। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक नया फंक्शन बनता है जो कि हम कह रहे हैं फाई बन रहा है। जब एग्जांपल कराऊंगा तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और वह किस किस का फंक्शन बनेगा, y का फंक्शन बनेगा, p का फंक्शन बनेगा, और हमारे पास एक और फंक्शन बन सकता है। अगर हम p का y के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास dp अपॉन में dy भी बनने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा एक नया फंक्शन। अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पूरा क्वांटिटी मिलेगा इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन p, और ये हमारे पास क्या मिलेगा फाई, एंड यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा yp dp अपॉन में dy का केस बनता हुआ नजर में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं इसके बारे में समझते हैं, लेकिन मैं इसे इरेज कर देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। तो यहां तक चीजों को समझ चुके होंगे, कुछ हमने किया तो नहीं है। यहां पर हमारे पास x के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, उसे हमने y के लिए डिफरेंशिएट किया और इस प्रकार हमारे पास एक नया फंक्शन मिल रहा है जो कि 1 अपॉन p के फॉर्मेट में दिया गया है। देखो dy बाई dx इज इक्वल टू p होता है, तो हम dx अपॉन में dy के लिए हम 1 अपॉन में p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब चलो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास एक फंक्शन मिला है या एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, लेट अस सपोज कि हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट, हम क्या सपोज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट हम सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ y p एंड c इज इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन, ठीक है, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हमने अपनी तरफ से सपोज किया, अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके लिए हमने एक सोल्यूशन अपनी तरफ से सपोज कर लिया है फिलहाल के लिए, लेकिन जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इसके सोल्यूशन को निकालेंगे, और जब हम सोल्यूशन को निकालेंगे तो वह y के लिए मिलेगा, p के लिए मिलेगा और c के लिए मिलेगा सोल्यूशन। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें x कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है, y p का केस ही मिलता हुआ दिख रहा है, और हम जब कांस्टेंट एक इंक्लूड करेंगे क्योंकि बाद में हमें इंटीग्रेशन करना ही रहेगा तो वहां से हमारे पास एक कांस्टेंट c आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे अगले केस में कि हमारे पास जो इक्वेशन इलिमिनेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए कि मैं अगले स्टेप में क्या बोलना चाहता हूं। इलिमिनेटिंग, अब हम क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे, किसको इलिमिनेट करेंगे, p को इलिमिनेट करेंगे। इलिमिनेटिंग p फ्रॉम फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से हम p को इलिमिनेट करेंगे एंड वी गेट
वी गेट, और हम प्राप्त कर लेंगे द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। किसको? रिक्वायर्ड सोल्यूशन को हम प्राप्त कर लेंगे। अब चलो इसे मैं न्यूमेरिकली समझाता हूं कि कैसे हमने क्या बताया है। ठीक है, आप लोगों को इतना अगर समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है, 10%, 20%, 50%, जितना भी आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। चलो इसे हम जब एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन को लेते हैं जो कि सॉल्वेबल फॉर x के लिए हम ले रहे हैं। तो चलिए इसके हम प्रोसीजर को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसे बोला जा रहा है कि सॉल्व करिए। एक्स पी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी पी हमारे पास दिया गया है। ठीक है, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट मत समझिएगा, बी हमारे पास कांस्टेंट है और पी जो है यह डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम इसे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए हम केवल x इज इक्वल टू समथिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज, आपको पहले लिखना है गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स पी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी पी। फिर उसके बाद लिखना है दिस कैन बी रिटन एज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू a अपॉन में p क्यूब एंड प्लस b अपॉन में p स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, और इसे आप क्या करिए, इसे एक इक्वेशन बना लीजिए। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोसीजर क्या कहता था कि इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, इसे हम क्या करेंगे, y के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे। y के लिए जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन में dy। ठीक है, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन पी क्यूब है तो p रेस्ट टू द पावर -3 होगा, तो यानी कि हो जाएगा -3a अपॉन में क्या होगा, एक पावर कम हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा पी क्यूब है, तो ऐसे देख लो यहाँ पर है p रेस्ट टू द पावर -3, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3p और रेस्ट टू द पावर -3 एंड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा -1, तो हमारे पास क्या मिलेगा, -4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, p रेस्ट टू द पावर -4 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, चूंकि p स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2b अपॉन में p क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगले स्टेप पर हम बढ़ेंगे तो हमारे, और चूंकि यह हमारे पास y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो p का अलग से होगा, तो यहाँ पर dp अपॉन में dy होगा, यहाँ पर भी dp अपॉन में dy होगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको अलग से कॉमन ले लेते हैं, तो dp अपॉन में dy हमारे पास अलग से कॉमन हो गया। ठीक है, दोनों में ही मिलेगा इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, o और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन p लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p होता है, तो dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 1 अपॉन p हो जाएगा। माइनस को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, एंड यहाँ पर तो हमारे पास +4 होगा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन p रेस्ट टू द पावर 4 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 3a अपॉन 3a मिलेगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर 2b एंड यहाँ पर हमारे पास एक p भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जब एक p मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, dp अपॉन में dy तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर दिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में p और यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 अपॉन p रेस्ट टू द पावर 4, तो एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में p रेस्ट टू द पावर 3 मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, p रेस्ट टू द पावर 3 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो p रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, -3a प्लस हमारे पास मिल रहा है 2bp एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, dp अपॉन में dy, ये हमारे पास मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, dy वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और p वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं o और इधर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा dy इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, -3a अपॉन में p क्यूब एंड यहाँ पर हमारे पास रहेगा dp एंड यहाँ पर हमारे पास मिलेगा माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा 2b अपॉन में p स्क्वायर, क्योंकि एक p से एक p कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा dp। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ताकि y के लिए हमारे पास वैल्यूज मिल जाए। तो ऑन इंटीग्रेशन, अब ध्यान दीजिए कि हम क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में, अब हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 3a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में p क्यूब एंड इसका हम p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एंड माइनस, यहाँ पर हमारे पास b था क्योंकि एक p तो कैंसल आउट हो चुका है, तो 2b हमारे पास बाहर हो चुका है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में p स्क्वायर
एंड हमारे पास क्या मिलेगा dp, क्योंकि हम p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल सा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। आइए बात करते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा y इज इक्वल टू -3a, हमारे पास बाहर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यहाँ पर हमारे पास 1/p³ जो है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास p⁻³ बनेगा। एंड -3 बनने के लिए हमारे पास क्या बनेगा, p⁻³ एंड हमारे पास बनेगा +1 अपॉन में -3 +1 हमारे पास बनेगा। ठीक है, यही तो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। एंड यहाँ पर भी सेम केस बनेगा, -2b तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, -2 भी हमारे पास रहेगा ही रहेगा। और चूंकि 1/p² है, p² होने का मतलब ये हो गया कि p⁻²। एंड इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो +1 अपॉन में -2 +1 हमारे पास मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और एक कांस्टेंट भी जुड़ेगा, तो चलो मैं +c एक कांस्टेंट भी बना दिया। अब चलो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा -2 एंड ये माइनस हमारे पास बनाएगा प्लस, तो 3/2 हमारे पास बन गया एंड a हमारे पास है ही। ठीक है, अब इसके बाद जब हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, p⁻², तो उसे नीचे मैं कर लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a/p²। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास -1 बन रहा है और ये हमारे पास माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर +2 एंड b अपॉन में हमारे पास क्या मिलेगा, p मिल जाएगा। एंड +c हमारे पास एक कांस्टेंट और ये y इज इक्वल टू समथिंग है। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और आप चाहें तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, जो कि हमारे पास प्रोसेस में कहता है। ठीक है, और ये हमारे पास इसका हम सोल्यूशन निकाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 का जो हम सोल्यूशन निकाले हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब प्रोसेस हमारा कहता है कि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का उपयोग करते हुए p को हम एलिमिनेट करेंगे, तब हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को लेने का मेरा क्या मकसद था, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें आप p को आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी प्रकार से p को आसानी से एलिमिनेट नहीं कर सकते तो उसमें हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखना है कि एलिमिनेटिंग p फ्रॉम किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का उपयोग करते हुए हम p को एलिमिनेट कर देंगे एंड वी गेट, और इस सिचुएशन में हम प्राप्त कर लेंगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तब इस सिचुएशन में हम अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन को प्राप्त कर लेंगे, और ये आपको लिख बस देना है। ठीक है, लेकिन जब आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन में मैं उसे एलिमिनेट करके भी दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, ज्यादा कठिन होता, इसलिए यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे पास इस वीडियो का आता हुआ है कि yp² - 2xp + y = 0 है। इसे हम x के लिए सॉल्वेबल इक्वेशन मानते हुए सॉल्व करने के लिए प्रोसेस समझने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बुक में दिए गए होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि गिवन दैट, क्या करना है, गिवन दैट हमें लिखना है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज yp² - 2xp + y = हमारे पास 0 है। ठीक है, अब चूंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है यह x के लिए सॉल्वेबल हो, तो जब x के लिए सॉल्वेबल होना चाहिए तो x के लिए हमारे पास फंक्शन भी बनना चाहिए। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को इधर छोड़ते हैं, बचे हुए टर्म्स को उधर हम ट्रांसफर करेंगे। तो -2xp = हमारे पास क्या मिलेगा, इसको भी उधर भेजना है, इसको भी उधर भेजना है, तो माइनस में मिलेंगे, ये भी माइनस में मिलेगा, ये भी माइनस में मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को हटा देते हैं, सभी बन जाएंगे प्लस। तो y एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, +yp² भी मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करते हैं, चूंकि x के लिए हमें बनाना है ना, तो p को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो और हम लिख सकते हैं 2x = y/p। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक p से एक p कैंसल आउट हो जाएगा, तो y × p बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, चाहो तो आप 2 को भी ट्रांसफर कर दो या फिर रखे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास x के लिए एक फंक्शन बन चुका है। इसे हम क्या करते हैं, इसे एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, चूंकि जब x के लिए बन चुका है तो हमारे लिए प्रोसीजर यही कहता है कि डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
y के लिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम y के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, एक बार y को हम छोड़ देते हैं तो p का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम p का ही डिफरेंशिएशन कर, एक काम करते हैं y का हम पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 अपॉन p को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। एंड हमारे पास अगला क्या कहेगा, प्लस करना है। प्लस करना है तो इस बार हम y को छोड़ रहे हैं और p का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y को मैंने छोड़ा और जब 1 अपॉन p का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्चुअली यह दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ऐसा बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा p रेज़ टू द पावर -1, ये हमारे पास बनता हुआ नजर में आ रहा है कुछ ऐसे, माइनस यहाँ पर बनेगा y अपॉन में p स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, चूंकि हमारे पास जब हम p को छोड़े हैं, हम y के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर हम p के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास dp/dy भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। चलो अब इसमें सॉल्व करते हैं। प्लस y को मैंने छोड़ा, p का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास dp अपॉन में dy मिल जाएगा। एंड इस बार हम क्या करेंगे, p को हम छोड़ रहे हैं, y के लिए करेंगे तो p ही मिलेगा, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। यहाँ तक चीजों को समझ चुके होंगे, तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले स्टेप में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि dp अपॉन में d वाली टर्म को एक साइड रखेंगे और p वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर dx अपॉन में dy वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन p होता है। तो इसे हम लिख देते हैं 2 अपॉन में p इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन p तो ऑलरेडी है और यहाँ पर माइनस y अपॉन में p स्क्वायर है, ठीक है। एक बात और समझा देता हूं, मैं यहां पर थोड़ा डायरेक्ट किया हूं, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर y अपॉन में p के फॉर्मेट में दिया गया है, तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, p स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि अंश अपॉन में हर के फॉर्मेट में जब कोई भी हमारे पास फंक्शन होता है और उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यही हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहां पर हम p को छोड़ दिए, y का डिफरेंशिएशन करें y के रिस्पेक्ट में, यानी कि अंश हमने हर को छोड़ा, अंश का डिफरेंशिएशन किया, हर को छोड़ा, अंश का डिफरेंशिएशन किया तो 1 हो गया। एंड माइनस उसके बाद कहता है कि हमारे पास अंश को छोड़िए, तो हमने अंश को छोड़ दिया, हर का डिफरेंशिएशन, तो हर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास dp अपॉन में dy हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी को हमने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया तो 1 अपॉन में p बन गया, क्योंकि इसे अलग कर दिया और इसे अलग कर दिया, तो यहाँ पर माइनस y अपॉन में p स्क्वायर dp अपॉन में dy बन गया, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन p हमारे पास है ही, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस p भी है, इसे हम एक साइड कर लेते हैं और इसे भी हम एक साइड कर लेते हैं, माइनस y अपॉन में p स्क्वायर। एक काम करो, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से भी हम y को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस y या फिर प्लस y को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हमारे पास पहले आएगा, ठीक है। तो y और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, dp अपॉन में dy को भी हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 1 मिल रहा है और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर हमारे पास dp अपॉन में dy मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब चलो अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं, इनको एक साइड कर लेते हैं। तो इनको जब हम एक साइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 2 अपॉन में p मिलेगा, इसे इधर में भेजा तो हमारे पास मिला माइनस p एंड माइनस 1 अपॉन में p मिल गया, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा y एंड यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर है ही है एंड ये हमारे पास dp अपॉन में dy बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 अपॉन में p है, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन में p है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में p एंड माइनस यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है p, ठीक है। एंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, y एंड 1 माइनस p स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारे पास dp अपॉन में dy है, ठीक है। अब देखो ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा, तभी तो हम आगे प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो अब यहाँ पर आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन, अगर आपको प्रैक्टिस है तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे हम करने वाले हैं। देखो हम सिंपली क्या करते हैं ना, हमारे पास कुछ फंडा यहाँ पर बनता हुआ नजर में आएगा अभी आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले स्टेप पर हम पहले बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर अगर अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं ना, p का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस p स्क्वायर एंड अपॉन में हमारे पास मिल रहा है p इज इक्वल टू हमारे पास y है ही, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम p स्क्वायर का एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड ये हमारे पास बन जाएगा d अपॉन में dp अपॉन में dy, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ
कटने के चांसेस बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम करते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में पी, ठीक है। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेने के साथ साथ 1 अपॉन पी भी हम कॉमन ले लेते हैं, एंड y तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 1, चूंकि हम माइनस को कॉमन लिए हैं तो माइनस कॉमन हो गया, तो माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने एक p को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर हमारे पास p मिल जाएगा, एंड ये हमारे पास dp अपॉन में dy बनता नजर में आ ही रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारे पास क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जब ये हमारे पास कैंसल आउट हो गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, o और -1 अपॉन में p है, तो इधर मैं भेज सकता हूँ, या फिर चलो भेज देता हूँ। तो ये एक काम करते हैं ना, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में p इंटू वाई है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास dp अपॉन में dy है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं o और dy को इधर मैं भेज देता हूँ तो dy, एंड y को भी इधर मैं भेज देता हूँ तो y हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास -1 अपॉन में p एंड dp तो हमारे पास बनता हुआ नजर में आ ही रहा है। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बदला है, ये इक्वेशन वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में बदल चुका है, और इसे हम सॉल्व कर भी सकते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने अपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस पर पहुंच गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन, अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई, एंड वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में पी, पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो वाई का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाता है लॉग वाई, एंड अगर हम p का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पर अगर हम p के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास मिलेगा log p, और चूंकि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं और सभी log के फॉर्मेट में आ रहे हैं तो log c भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं o और ध्यान दीजिएगा अगले स्टेप पर। अब यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बनता हुआ नजर में आ रहा है log y लिखो, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ, log y इज इक्वल टू log c अपॉन में p हमारे पास बन रहा है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा c अपॉन में p, यानी कि हमने एक इक्वेशन बनाया जिसमें हमारे पास एक वैल्यू मिल रहा है y इज इक्वल टू c अपॉन p के फॉर्मेट में, ठीक है। और यह भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 3 की सहायता से हम p को रिमूव करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू मिलेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, p इज इक्वल टू c अपॉन में y लिख दें, और उसके बाद हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू c अपॉन में y लिख सकते हैं, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास ये वैल्यू मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल स्पेस नहीं है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। यानी कि हम इक्वेशन नंबर 1 का उपयोग करने वाले हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 का जब उपयोग करूंगा तो यहाँ पर 2x तो रहेगा ही रहेगा, तो हमने 2x लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर y अपॉन में p लिखा गया है, तो यानी कि यहाँ पर c अपॉन में y लिखा गया है, तो y स्क्वायर अपॉन में c हो जाएगा, तो मैं लिख दिया y स्क्वायर अपॉन में c हो गया, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, y से y कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस में c मिलता हुआ नजर में आ रहा है, और इस प्रकार हमने अपने इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है, जिसमें हमारे पास p कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसे आप चाहें तो और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसा करिए, c का एलसीएम ले लीजिए, तो y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में c हो जाएगा, और c को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। आप यहीं पर छोड़ देंगे तो भी आपका पूरा परफेक्ट क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हमने 2 क्वेश्चंस पर बात कर लिया है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बुक में मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, और उतने ही अच्छे से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यूनिट 4 जो हमारे पास है, यह एक्चुअली 3-4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर इसमें कंप्लीट होने वाला है, 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे सिंगुलर एंड ट्रैजेक्टरीज की तरफ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट करिएगा।
तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।